दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। धमतरिया के गोट के इस खास एपिसोड में हमारे बीच आज मोटर स्टैंड वार्ड क्रमांक 29 से भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित पार्षद राकेश चंदवानी जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले राकेश भैया आपका स्वागत है धमतरिया गोट में। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, पूरे स्टूडियो के आपके साथियों को भी धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करने से सबसे पहले राकेश भैया मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं राकेश चंदवानी मोटर स्टैंड वार्ड का निवासी हूँ और वार्ड क्रमांक 29 का पार्षद हूँ। राजनीति में आप कब से आए, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा कहाँ तक हुई? राजनीति में मेरा आना 1988 से हुआ है। जब मैं छोटा था तब मैं हिंदुजा रेस्टोरेंट जाता था। रेस्टोरेंट में मैं इंदर भैया को देख के काफ़ी प्रभावित हुआ था और इंदर भैया को देख के ही मैं उनको देखते उनके पीछे पीछे मैं सक्रिय हुआ राजनीति में। उनको बढ़ाने में मेरा उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो 1988 से आपने मतलब राजनीति में आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ? जी, 16 साल की उम्र थी मेरी। तो सक्रिय राजनीति में कब आए? क्योंकि आप काफी पहले जब चुनाव लड़े थे मोटर स्टैंड वार्ड से जी, और उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता शरद लोहना को अपने पहले चुनाव में हराया था जी। उस समय आपकी आयु कितनी रही होगी अंदाजा? 23 वर्ष। 23 वर्ष में 1994 में 1994 में आपने पहला चुनाव लड़ा था 23 वर्ष की उम्र में। 23 वर्ष। उस समय आप कितने वोटों से विजयी हुए थे? उस समय मैं 176 वोटों से विजयी हुआ था। चर्चा के अपन आगे बढ़ाते हैं। आप दूसरी बार आप मोटर स्टैंड वार्ड से चुनाव जीते हैं, तो जो चुनाव था तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए? क्योंकि जनता ने आपको दूसरी बार वहां उस क्षेत्र में विजय दिलाया है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच गए थे? संजय भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा चौथी बार है, दूसरी बार नहीं। नहीं, मोटर स्टैंड से आप दूसरी बार जीते हो? नहीं, मोटर स्टैंड वार्ड से मैं तीसरी बार। देखिए मैं बता रहा हूँ, 94 से 99, हाँ, 2005 से 2009 तक एल्डरमैन था, हाँ। 2009 से लेकर 2014 तक फिर पार्षद बना और अभी वर्तमान में 2025 से, तो मेरा ये चौथी बार होगा। नहीं, एक बार आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना? मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी था। पिछले चुनाव आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे मेरे ख्याल से। नहीं, मैं पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, वो पुरानी बात है। अच्छा, हाँ। मतलब आप तीसरी बार चुनाव जीते मोटर स्टैंड वार्ड से? तीसरी बार जीता हूँ चुनाव और एक बार एल्डरमैन रहा हूँ, मतलब उसको मिलाएगा तो आप चौथी बार। नहीं, अपन चुनाव जनता के बीच जाके चुनाव एंडल बना, दोनों फर्क है। तीसरी है। चलिए अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो आप अभी जो चुनाव था उसमें किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे ताकि जनता ने आप पर विश्वास जताया? देखिए, हमारे वार्ड में, हमारा वार्ड संपन्न वार्ड है और वहाँ पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा निवास है, वास है। वहाँ पे मूलभूत सुविधा के लिए ही है, जैसे सफाई सबसे मुख्य है। वार्ड में सफाई, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पीडी नाला मेरे उसमें है कि मैं उसको मतलब पीडी नाला बनाना मेरे घोषणा पत्र में है। मेरी घोषणा है कि पीडी नाला को बनाना है पानी निकासी के लिए, क्योंकि पानी निकासी मोटर स्टैंड वार्ड के साथ अन्य वार्डों की भी होगी। ये धमतरी की समस्या है, पर मैंने अपनी जनता को ये वादा किया है कि पीडी नाला हम अवश्य बनाएंगे अपने कार्यकाल में। पीडी नाला क्या चाहते हैं? क्योंकि पीडी नाला की जो डिमांड है काफी लंबे समय से है, आपकी कार्य योजना क्या है पीडी नाला को लेकर? पीडी नाला की बात हमारे ई साहब से हुई है, एस्टीमेट बनवाए हैं वो 1,76,750 रुपये, और वो मेरे ख्याल से बजट में आ गया है, मेरी जानकारी में है। फिर भी अभी बजट पेश हुआ, पता पड़ जाएगा आगे चल के। और महापौर महोदय से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि अपन पीडी नाला को प्रायोरिटी में बनाएंगे करके। मतलब आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या रहा है पानी निकासी। अगर पीडी नाला अगर बन जाता है तो वार्ड की समस्या हल हो जाएगी, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल समस्या हल होगी, क्योंकि क्या है, निकासी जो है ना, कचरा रुक जाने से पानी रुक जाता है, ये स्थिति है अभी पीडी नाला की। उसके जो व्यूम पाइप है वो इतने जाम है, वायर इतनी जाम है, केबल वायर है, टेलीफोन वायर है और भी किस्म के पाइप्स लगे हुए हैं, उसके कारण बहुत दिक्कत जाती है। तो व्यवस्थित होगा पीडी नाला बनेगा तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अब तीसरी बार एक बार एल्डरमैन बन चुके हैं। इस बार इसके पहले चुनाव में जी जो चुनाव हुआ था उसमें पहली बार धमतरी की जनता ने शहरी सत्ता कांग्रेस को सौंपा था। जी। उसके पहले कांग्रेस कभी सत्ता सुख नहीं ले पाई थी।
तो पार्टी में कहाँ कमजोरी रह गई थी कि कांग्रेस को सत्ता मिला? दूसरी बात, इस बार जनता ने पुनः भरोसा बताया, क्योंकि पिछला 5 साल काफी बाधित रहा है, भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हैं, भाजपा ने इस मामले को काफी उठाया और जनता ने एक बार आप पे भरोसा जताया है। तो इस बार आपके लिए कितनी चुनौती होगी, क्योंकि आप पार्षद के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी हैं, तो इस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताया हमें। भैया, भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है, मतलब वो दीमक है, दीमक भ्रष्टाचार। उसको खत्म करने का हम लोग, जो हमारी वहाँ पे बॉडी बैठी है, महापौर के साथ पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा कार्य पारदर्शिता रहे, जनता के बीच में रहे, और हम लोग जनता से पूछ के कार्य करेंगे ताकि जनता को भी संतुष्टि मिले। हम अपने मर्जी से कार्य करें वो अलग चीज़ है, पर जनता से पूछ के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी चुनाव जीते बाद महापौर से बात हुई थी जी, उन्होंने अधिकारी राज की बात उठाई थी कि अधिकारी मिलते नहीं, अधिकारी जनता का काम, छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारी बहुत चक्कर खिलाते हैं। इसको लेकर क्या मानते हैं, क्योंकि आप लगातार निगम में रहे हैं, एल्डरमैन के रूप में, पार्षद के रूप में, आप किसको कितना मानते हैं कि अधिकारी राज कितना हावी है? देखिए, अधिकारी राज जो पिछला कार्यकाल था उसमें ही हावी हुए, नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं रहा। उसके पहले अर्चना चौबे थी, उसके पहले डॉक्टर NP गुप्ता थे, उसके पहले ताराचंद हिंदुजा रहे, जानकी पवार रही, कभी भी ऐसा नहीं रहा। अभी जो ये हमारे पुराने महापौर थे विजय देवांगन के का, उस समय मतलब जो अधिकारी राज बहुत हावी रहा। हमारे जैसे आदमी से भी बदतमीजी से बात करते थे। हम किससे शिकायत करें? वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, और कांग्रेस की सत्ता तो प्रदेश में भी थी। जी, इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा नहीं रहा, क्योंकि चुनाव जीतना अलग है, क्योंकि शहर के 27 वार्ड में भाजपा को जीत मिली है, कांग्रेस को मात्र 8 वार्डों में जीत मिली है। तो क्या लगता है इस मामले में विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा? क्या मुद्दा रहा चुनाव के अंदर में? आपको क्या लगता है? विकास भी मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहा। क्या है, जनता, सब छोटा सा शहर है धमतरी, सब हम एक दूसरे को जानते हैं, कौन क्या कर रहे हैं सब पता है एक दूसरे को। मैं कुछ करूंगा तो वहाँ चर्चा होगी, और कोई कुछ करेगा तो मेरे पास चर्चा होगी। तो क्या है, चर्चा थी भ्रष्टाचार की, और उसमें हमारे पुराने महापौर विजय देवांगन आना, मतलब रोक नहीं लगा पाए, उनको उसको ध्यान देना था। जी, मतलब उनकी हार का या कांग्रेस की हार का भी कारण मानते हैं? वो भी कारण। कांग्रेसियों का कहना है कि हमारे महापौर पद के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया, इसकी वजह से कांग्रेस हारी। नहीं, तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से जीत मिलती, इसको लेके क्या मानते हैं? नहीं, वो कारण नहीं है। पिछले कार्यकाल के जो, देखिए, आप जैसे करेंगे वैसे भुगतेंगे। जी, वही है, जैसे पिछले कार्यकाल में हुआ है वैसे आपने पाया है। चलिए अपन चर्चा, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि हर आदमी का एक उद्देश्य होता है। आप बाल्यकाल से 16 साल की उम्र से राजनीति में आ गए, 23 साल की उम्र में अपने पहला चुनाव लड़ा, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य रहा जनता सेवा। मैं पद में रहा हूँ तो जनता सेवा किया हूँ, नहीं पद में रहा हूँ, मैं 10 साल तक पद में नहीं था, उसके बाद भी मैंने जनता की सेवा की है और निस्वार्थ से सेवा की है। उसकी जनता, आपको आम जनता बताएगी, मेरे मोटर स्टैंड वार्ड की जनता बताएगी कि राकेश ने कैसे पहले कार्य किया था। उस कार्य को देखते हुए मुझे दोबारा उम्मीद थी और मैंने 499 वोट से विजय हासिल की। इस चुनाव में कितनी चुनौती मानते थे आप कांग्रेस को? क्योंकि छोटा चुनाव होता है, काफी मुश्किल चुनाव होता है। इस चुनाव में आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे और कितना चुनौती मानते थे चुनाव के पहले? मैं चुनाव में जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त था, पर मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। जीत जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी तो जीत नहीं है। जी, मतलब चुनौती आपके लिए नहीं थी, शुरू से समझते हैं आप? नहीं कह सकते हैं ऐसा। अपन देखो, अपन उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी, कहाँ कुछ वो कर जाए, इससे अच्छा अपने को सतर्क रहना है। जी, और सतर्क रह के ही अपन चुनाव लड़े। जी, और मोटर स्टैंड वार्ड से अच्छे वोटों से अपन लीड किए, ये मेरे और मेरे पार्टी के लिए भी गर्व का विषय है। जी, राजनीति हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है। जी, जैसे आपने चर्चा में शुरुआत किया कि इंदर चोपड़ा से आप काफी उनसे जुड़े रहे। जी, आपको राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं आप? मेरे राजनीति में प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े पिताजी श्री वीरूमल जी चंदवानी हैं। वो, उनके साथ जब मैं, हमारी सोप फैक्ट्री है, मोटर कृष्णा सोप थी, वहाँ उनके साथ बैठता था, तो वो मुझे देखते थे कि ये कैसे कार्य करता है, कुछ काम देते थे तो मैं कर के आता था, तो उनको खुशी होती थी। बोलते थे, बेटा चलो एक हमारे परिवार का आदमी ये करे, अच्छी बात है करके। जी, मतलब परिवार का पूरा सहयोग रहा पूरा आपको कि परिवार में कभी राजनीति में जाने को लेके? पूरा सहयोग रहा, पहले भी और अभी भी और आगे भी। राजनीति में कभी कोई चुनौती लगी आपको? ऐसा लगा कि राजनीति में कि मैं यहाँ पे राजनीति छोड़ दूं, ऐसा कोई पल आया कि आपके जीवन में? नहीं, कभी नहीं। कि निराश हुए कि नहीं अब राजनीति मुझे छोड़, जब आपको टिकट नहीं मिली पार्टी से, तो कभी उस टाइम लगा क्या मुझे राजनीति में छोड़ देना चाहिए? ऐसा कहीं महसूस हुआ आपको? नहीं, कभी नहीं। मेरी सोच यही रहती थी कि आगे की सोच,
मतलब अभी अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ तो फिर मैं ये भी सोच के चलता हूँ कि आगे की सोच, आगे भी हमको अच्छा करना जी। है। मेरी सोच ये हमेशा यही रही है। सुरक्षा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में जो सबकी नजरें लगी हुई है सभापति के चुनाव को लेके कहीं ना कहीं भाजपा में काफी दावेदार सामने आ रहे हैं। उसमें आप भी एक प्रमुख दावेदार हैं, काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की नीति को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। सभापति को लेकर आप अपने आप को कितना मजबूत दावेदार मानते हैं? अगर पार्टी पे भरोसा जताती है या पार्टी पे विश्वास करती है, तो आप कैसे इसको निभाने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात है भैया, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मैं हमारे पर्यवेक्षक महोदय आए थे श्री मोतीलाल जी साहू, रायपुर ग्रामीण के विधायक, मैं उनसे चर्चा किया, मैंने अपनी बात रखी उनके सामने और उन्होंने मेरे बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा मुझे कि मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ करके। जी। अब नोट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं तो नहीं समझ सकता क्या करता हूँ। जी। और जैसे मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं इस समय से इस समय तक का जुड़ा हुआ हूँ कार्य का, तो मैं भी अपने आप को लायक समझता हूँ। जी, मतलब अगर पार्टी आपको भरोसा जताती तो आप सभापति का दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। तो पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो मैं तैयार हूँ। भैया, अभी जो हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब ने जो बजट पेश किया छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें धमतरी को काफी बड़ी सौगात मिली है। इसको लेकर आप क्या, क्योंकि रामू रोहरा जी जब महापौर बने उस समय उन्होंने एक वादा किया है कि शहर में विकास की गति तेज दौड़ेगी और शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर क्या मानते हैं आप? क्योंकि धमतरी का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है, काफी दिन से ब्रेक है, इसके बारे में बताया दर्शकों। जो हमारे मंत्री महोदय हैं, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, वो जो बजट पेश किए हैं कल, वो प्रदेश हित में और शहर हित में है। हमारे महापौर जगदीश रोहरा, रामू रोहरा जी, वो महापौर के साथ में प्रदेश के महामंत्री भी हैं, वो संगठन का दायित्व भी संभाल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको इस बात की चिंता होगी कि शहर का विकास कैसे होगा। ये जो आया संगठन का, इसमें पूरा जो हमारे बहुत सारे पुलिया पास हुई है, रास्ते पास हुए हैं या 4 लेन पास हुए हैं, ये सब उसमें रोल हमारे महापौर जी का भी है, महामंत्री का दायित्व भी है, उनका रोल है सर। आखिरी सवाल जी, धमतरी पूरा शहर जो 40 वार्डों में सिमटा हुआ, जिसका शहर आगे मतलब अर्जुनी रुद्री को मिलाने का था, और अवैध प्लाटिंग के चलते धमतरी में पानी निकासी सबसे बड़ी समस्या है जी। क्या अब आपके महापौर, आपकी सत्ता बैठ चुकी है, इसको लेके आप क्या मानते हैं? अवैध प्लाटिंग कितना नुकसानदायक है शहर विकास के लिए और इसको लेके क्या होना चाहिए? अवैध प्लाटिंग धमतरी के लिए बहुत नुकसानदायक है। धमतरी के लिए क्या, कहीं भी अवैध प्लाटिंग हो रही है किसी भी शहर में, वो नुकसानदायक ही है। इसको लेके क्या प्रयास होना चाहिए? क्योंकि जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक पानी निकासी और कई प्रकार की समस्या धमतरी वाले को झेलनी पड़ेगी। इसको लेके आप क्या मानते हैं? आपका व्यक्तिगत राय क्या है इसको लेके? मेरे व्यक्तिगत यही राय है कि मैं जैसे कभी महापौर जी से चर्चा करूंगा तो अपन कुछ ऐसे कानून बनाएंगे कि ताकि अवैध प्लाटिंग ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।